अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? खैरियत से होंगे आप? तो आज हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे पे हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ। आज हम स्टार्ट करते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ इनडायरेक्टली हमने पढ़ा हुआ है जब हमने पढ़ा था मोलर वॉल्यूम चैप्टर 2 के अंदर, ठीक है। तो एवोगैड्रोस लॉ स्टेट्स दैट के equal volumes of all the gases at same temperature and pressure contain same number of molecules। क्यों? क्योंकि 4 पैरामीटर्स होते हैं। कौन से? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर टेम्परेचर फिक्स कर दें आप, ठीक है। अगर वॉल्यूम इक्वल करेंगे आप तो मॉलिक्यूल्स भी इक्वल हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स इक्वल करेंगे आप तो क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। हम हेडिंग देते हैं टॉपिक की, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ एवोगैड्रोस लॉ कहता है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस at same temperature and same pressure contain equal number of molecules, ठीक है। अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम करेंगे आप तो सेम वॉल्यूम का सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, सेम मॉलिक्यूल्स के सेम वॉल्यूम होंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि एट एसटीपी, ठीक है, एट एसटीपी क्या कि 22.4 dm cube, 22.4 dm cube of any gas, किसी भी गैस के, irrespective of their nature, any gas contains 6.02 into 10 power 23 molecules। किसी भी गैस के 22.4 लीटर्स होंगे एट एसटीपी पे, तो उसका क्या होगा? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां एक सवाल आता है, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस at STP, which of the following gas at STP contains maximum number of molecules, if they occupy 22.4 लीटर्स। ए में मैं लिखता हूं H2, बी में लिखता हूं O2, सी में लिखता हूं CH4, डी में लिखता हूं all contains same particles।
हाँ भाई, इस सवाल को नोट करें और इसका जवाब दें, फोकस करें सवाल को। ठीक है, अब देखें क्या होगा इसका जवाब। इसका जवाब ये होगा कि एसटीपी है। एसटीपी का मतलब टेम्परेचर प्रेशर फिक्स हो गया। आगे देखो तो आगे वॉल्यूम भी फिक्स हो गया। जब टेम्परेचर फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, प्रेशर फिक्स, तो बाकी क्या रहा? बाकी रहा मोल्स या मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या निकलेंगे? उनके सेम। कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम क्या निकलेगा? 22.4 और उसमें पार्टिकल्स कितने निकलेंगे? 6.02 × 10⁻23। समझ में आ गई बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, ये भी कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to the number of moles at constant temperature and pressure. Volume is directly proportional to number of moles at constant temperature and pressure. ठीक है, तो मैथमेटिकली क्या होगा? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो बराबर और कांस्टेंट, तो V = Kn, और क्या होगा? V/N = K। अगर इस इक्वेशन को रीड करना चाहें हम, या इसी पे एक सवाल बन जाता है भाई, सवालों की बरसात होगी क्या कि द डिवीजन ऑफ वॉल्यूम with number of moles is equal to constant at constant and pressure is dash law. A Boyle's, B Charles, C Avogadro's, D none of these. हाँ देखें भाई क्या होगा इसका जवाब, सोचें what will be the correct answer. तो जवाब होगा, अब देखें यही जो इक्वेशन है इसको मैंने चेंज किया है वर्डिंग में। ये क्या है? वॉल्यूम। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है? कांस्टेंट। मींस वॉल्यूम की डिवीजन अगर नंबर ऑफ मोल से कर रहे हैं तो इसका जवाब क्या आ रहा है? कांस्टेंट। तो दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। तो हम इसको थोड़ा सा यूं भी कर सकते हैं कि V1/T1 = K। नहीं, T1 कहां से आएगा? N1. V1/N1 = K and V2/N2 = K। ठीक है, तो दोनों को रिलेट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी V1/N1 = V2/N2। तो ये क्या है? दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म of Avogadro's law. This is mathematical form of Avogadro's law.
और किसके लिए इस्तेमाल होती है? यूज्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ठीक है, यूज्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। अब इसी फार्मूले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं या दिस लॉ इज अप्लाइड, दिस लॉ इज अप्लाइड, ये लॉ अप्लाई होता है किसके लिए? टू डिटरमाइन द relative molecular masses of the gases। ये कानून अप्लाई होता है किसके लिए? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास गैसेस के कैलकुलेट करने के लिए। एक तो मॉलिक्यूलर मास हम फार्मूले से कैलकुलेट कर देते हैं, जैसे इधर देखें CH4 का मास क्या निकलेगा? इसको 12, इसका 4, 16। तो दिस इज मॉलिक्यूलर मास, हमने फार्मूले से निकाला। हालांकि ये भी रिलेट किया होगा, लेकिन दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर यही 16 हम किसी कैलकुलेशन के थ्रू करें तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। उसे क्या कहा जाएगा? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के लिए याद रखें फार्मूला इसको यूं लिख सकते हैं, N1/V1 इज इक्वल टू N2/V2। अगर हम इफ V1 इज इक्वल टू V2 तो क्या हो जाएगा? N1 इज इक्वल टू N2। ये फार्मूला यूज होगा किसके लिए? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। दिस फार्मूला इज यूज्ड टू डिटरमिन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? यहां पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। इफ 1 dm cube of gas A weighs 5 grams and 1 dm cube of CH4 weighs 10 grams. Find the relative molecular mass of the gas A. Relative molecular mass of the gas A. अब देखें, ध्यान से सवाल को समझें। दोनों का वॉल्यूम कितना है? 1 dm क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम 1 dm क्यूब, तो फार्मूला ये लग जाएगा N1 इज इक्वल टू N2। हाँ ठीक है, N1 इज इक्वल टू N2। अब इसमें से किसी एक को हम करें गिवन गैस, एक को करें अननोन गैस, तो फार्मूला N1 इज इक्वल टू N2। एक को कर दें हम गिवन, एक को कर दें कैलकुलेटेड। गिवन कौन सी गैस है हमारे पास? CH4। अब मोल्स का तो आपको फार्मूला पता है, मोल्स किसके बराबर है? मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम्स कितना है? देखो CH4 का 10, मोलर मास CH4 का कितना है? 16, इज इक्वल टू जो गैस कैलकुलेट करनी है उसके ग्राम्स कितने? 5, मोलर मास उसका हमें करना है कैलकुलेट। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब
ये यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, इस तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये यहाँ हो रहा है डिवाइड, इस तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन बन जाएगी 5 × 16 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू MA। तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें हम तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करके बताऊं, 16 × 5, 5 की टेबल 6 पे जाएगी 3, 80। ठीक है, तो क्या आ गया 80 आ गया। तो MA इज इक्वल टू 80/10, 0 से 0 गया तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 8 ग्राम या 8 AMU, मॉलिक्यूलर मास है 8 AMU। समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसको देखें समझें आप, तो हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। अब देखें, हमने कुछ MCQs लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए एवोगैड्रोस लॉ के ऊपर। पहला सवाल देखें, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस 1 dm³ of oxygen gas weighs 4 gram and 1 dm³ of gas X weighs 10 gram. The relative molecular mass of gas X is। ठीक है, क्या होगा फार्मूला मैं बता चुका हूं आपको। देखें क्या लिखेंगे, N1 इज इक्वल टू N2। N1 मान लेते हैं हम ऑक्सीजन को 4 ग्राम, ऑक्सीजन का मास कितना है 32। ठीक है, X का कितना मास है 10, मोलर मास करना है कैलकुलेट। देखो ये 4 से डिवाइड होगा 8 हो जाएगा, 8 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 10 × 8 80। तो करेक्ट आंसर क्या निकला 80 ग्राम्स। दिस इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? सवाल नंबर 2 देखें, इन कंसीडरिंग अबव MCQs द गैस X इज। X गैस कौन सी है, अगर यही हम सवाल कंसीडर करें तो। अब देखो X गैस वो होगी जिसका मास 80 हो। SO2 का मास निकालो, कितना निकलेगा 32, 32, 64, 32 और 48, यही है। समझ गए या कंफ्यूजन है कोई? क्लियर? अब ये देखें, अब ये जो चारों सवाल हैं, बल्कि यहां तक ये वाला, ये मैंने उठाए हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वहाँ से भी क्वेश्चंस कराऊंगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस कराऊंगा और इसके अलावा कहीं और से भी करवाऊंगा। ठीक है, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर वो कराएं, हालांकि मैंने शुरू से ही वहाँ से मैं ले रहा था लेकिन मैं बता नहीं रहा था, तो अब बता रहा हूँ, आप समझ जाएं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 dm³ ऑफ एनी गैस। किसी भी गैस के 1 dm³ में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? बड़ा सिंपल सा सवाल है। किसी भी गैस के 1 dm³ में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? सिंपल, हमें पता है कि 22.4 में कितने होते हैं 6.02। तो जो कैलकुलेट करना है उसको कहां रखेंगे ऊपर। तो 1 मोल में कितने होते हैं 6.02 × 10 पावर 23 और वॉल्यूम कितना होता है 22.4। ठीक है, अब कितना हमें कैलकुलेट करना है, 1 का मल्टीप्लाइड बाय 1।
ठीक है, समझ गए बात को या कंफ्यूजन है? ये तो कन्वर्जन पता है ना कि भाई 22.4 dm³ बराबर होता है Na के, तो हमें 1 dm³ चाहिए ना, तो ये 22.4 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर मैं कहूँ 2 dm³ में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मैं कहूँ 3 dm³ में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। मैं कहूँ 4 dm³ में कितने मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट। तो इसका जवाब आ जाएगा ये। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें मैथमेटिकली तो वो भी हो सकता है। कैसे? इसको पॉइंट इधर पीछे करके 60 कर लें हम, तो ये 22, 60 और 22 पे टेबल मजे से चली जाएगी, जवाब आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। द मास ऑफ 1 dm³ ऑफ H2 इज अप्रोक्सीमेटली। 1 dm³ का मास निकालना है। यहां क्या निकालने थे, 1 dm³ में मॉलिक्यूल्स, यहां 1 dm³ में क्या निकालना है, मास। किसका मास? हाइड्रोजन का मास। तो अब देखें कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वॉल्यूम कितना है 22.4 dm³ और H2 का मास कितना है ग्राम से में बताओ, 2। हमें किसका मास मालूम करना है, 1 dm³ का। तो सिंपल, ये इधर चला जाएगा, तो 2/22.4, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 1 dm³ का मास। 2 dm³ हो तो मल्टीप्लाई 2, 3 dm³ हो, सिंपल है। वैल्यूज देखें, जो कैलकुलेट करनी है मास उसको ऊपर रखा, जिससे कैलकुलेट करना है उसको नीचे रखा। मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला हर जगह अप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। अगर इसको भी सॉल्व करना चाहें तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, 0.08 के अराउंड इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। ये 2 क्वेश्चंस। आगे चलें। अब हाँ, ये एक क्वेश्चन है, ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन है कि हमने कहा कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 dm³। ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी हमने निकाल लिया, या 1 dm³ में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये 1 मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में ये जो डिस्टेंस है, जिसे हम इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं, ये कितना है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, वाइडली सेपरेटेड। और ये कितना है, अगर हम इसको कंपेयर करें डायमीटर, तो आपको पता है ना डायमीटर किसे कहते हैं, सर्किल के एक पॉइंट से सर्किल के दूसरे पॉइंट तक जो मुफासला हो, सेंटर से होके गुजरे, उसे कहते हैं डायमीटर। और ये डायमीटर किसके बराबर होता है, ट्वाइस r। 2 रेडियस मिलते हैं तो डायमीटर बनता है। तो ये फैक्चुअल वैल्यू याद कर लें कि जितना मॉलिक्यूल्स का डायामीटर होता है, जितना मॉलिक्यूल का डायामीटर होता है, उससे 300 टाइम्स दूर होता है कोई दूसरा मॉलिक्यूल। मींस अगर डायामीटर समझ लें 1 एंगस्ट्रॉम है, तो दूसरा मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल से कितनी दूर होगा, 1 × 300, तो कितना हो जाएगा, 300 एंगस्ट्रॉम। अगर इसका डायामीटर है 2 एंगस्ट्रॉम, तो इस मॉलिक्यूल से लेकर अगले मॉलिक्यूल तक मुफासला कितना होगा, 2 × 300 मींस 600 एंगस्ट्रॉम। तो याद रखो, एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल कितने टाइम्स दूर होता है डायमीटर के, 300 टाइम्स। अब ये अगला सवाल देख लें, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ये और ये बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, एक जैसे। तो क्या देखना है, मास ऑफ 1 dm³ ऑफ O2। अब देखिए नीचे मैंने कोई वैल्यू नहीं लिख रखी, मैंने लिखा है ग्रेटर देन 2, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 32। तो हमें क्या निकालना है, मास। तो मैंने क्या बताया, जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो मास कितना होता है ऑक्सीजन का,
32। किससे कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। अब आप मुझे खुद फैसला करो, इसका जवाब 1 से कम आएगा या ज्यादा आएगा? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, और ये इतना भी नहीं कि इसका डबल हो। अगर ये 22.4 है, या इसको सिंप्लीफाई अगर आप करके देख लें, जो मैथमेटिक्स के कमजोर हैं वो देखें, ये क्या होगा 16, ये क्या होगा 11.2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब आएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या है कि वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1। ठीक है, समझ गए बात को? लेकिन अगर ये समझ लें कि ये 11.2 है तो ये डबल होता 22.4, तो फिर हम कहते कि भाई 2 है। उससे भी बड़ा होता तो फिर हम कहते ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? आगे सवाल देखें। Which of the following will have same number of molecules at STP? अब देखें, टेम्परेचर प्रेशर हमने फिक्स कर दिया। टेम्परेचर प्रेशर हमने फिक्स कर दिया, तो जब टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो गया तो बाकी कितनी चीजें बच जाती हैं? 2। एक नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहें, दूसरा वॉल्यूम। तो सवाल ये कह रहा है कि किस में मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। अब देखो, मॉलिक्यूल्स उसमें सेम होंगे जिसका वॉल्यूम सेम होगा। क्यों? क्योंकि एसटीपी पे टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो गया। ये हमें बोल रहा है कि मॉलिक्यूल्स सेम करो, तो बाकी चौथा पैरामीटर हमारे पास कौन सा बचा? वॉल्यूम। देखो 4 पैरामीटर हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गए। सवाल कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स भी बराबर हों। तो मॉलिक्यूल्स कब बराबर होंगे? जब ये जो चौथा है ये बराबर होना चाहिए, और फोर्थ कौन सा रह गया? वॉल्यूम। तो देखो, जिसका वॉल्यूम बराबर उसके मॉलिक्यूल्स भी बराबर। तो 280 cm³ ऑफ CO2 एंड 280 cm³, वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो ये, अब ये क्यों नहीं हो सकता? ये देखो, ये कितना है 11.2। ठीक है, ये कितना है 32 ग्राम O2। 32 ग्राम O2 का मतलब क्या है? 1 मोल है। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4। तो वॉल्यूम जब बराबर नहीं हुआ तो मोल्स बराबर होंगे? नहीं। अगर मोल्स बराबर नहीं होंगे तो मॉलिक्यूल्स भी बराबर नहीं होंगे। सेम केस ये देख लो, 44 ग्राम। 44 ग्राम का मतलब क्या है? 1 मोल। 11.2 मीन्स हाफ मोल। मोल्स बराबर नहीं तो वॉल्यूम बराबर नहीं। ठीक है, या अगर वॉल्यूम बराबर, कहीं से वॉल्यूम भी निकाल लें तो इसका कितना होगा वॉल्यूम? 22.4, इसका वॉल्यूम 11.2। वॉल्यूम बराबर नहीं तो मोल्स बराबर नहीं होंगे। 28 ग्राम्स, N2 का मास कितना है? 28 ग्राम माना 1 मोल, तो इसका वॉल्यूम कितना है? 22.4, और इसका देख लो 5.6। तो वॉल्यूम बराबर नहीं है तो मोल्स भी बराबर नहीं होंगे। तो इसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज मैक्सिमम एट STP। STP का हमें पता है, STP पे मोलर वॉल्यूम कितना? ये सवाल थोड़ा सोचने वाला है, लॉजिकल है, यहाँ पे आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी। इसका कितना वॉल्यूम है STP पे? STP पे होता है 22.4 dm³। अगला ऑप्शन देखें आप, 127 डिग्री C टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो याद रखो, वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है इंक्रीज। प्रेशर वही रखा है, तो इसका मतलब प्रेशर वही रखा, टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया होगा। 22.4 से ज्यादा ही निकला होगा। ठीक है, चलें, यहां हमें पता चला कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इधर देखो, 0 डिग्री C एंड 2 atm। 0 डिग्री C मीन्स टेम्परेचर वही है STP वाला,
लेकिन प्रेशर क्या हुआ है, प्रेशर एसटीपी कितना है 180, ये कितना है 2, प्रेशर बढ़ाया है, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हुआ होगा, डिक्रीज, तो यहां भी वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज। तीसरा देखो 273 डिग्री सी, अब देखें यहां टेम्परेचर को बढ़ाया हुआ है, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा होगा। फिर आगे प्रेशर देखो, प्रेशर भी क्या है 2 atm, टेम्परेचर भी बढ़ाया, प्रेशर भी बढ़ाया, तो इसकी वजह से वॉल्यूम क्या हुआ होगा, इंक्रीज, इसकी वजह से वॉल्यूम क्या हुआ होगा, डिक्रीज। तो ओवरऑल यहां जितना इंक्रीज हुआ उतना डिक्रीज हुआ, तो ओवरऑल कोई फर्क नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ये। ठीक है, क्लियर हो गई बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ हमें बताता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या सेम नंबर ऑफ मोल्स, राइट। एंड इफ यू make pressure temperature constant then volume will be directly proportional to number of moles। और दूसरा हमने इसकी बेस से हम क्या मालूम कर सकते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, किसी भी गैस का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या कोई कंफ्यूजन है आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं, ठीक है। हाँ जी, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसका क्वेश्चन का जवाब मुझे आप बताइएगा मैसेज करके। ठीक है, ये सवाल ये समझ लेंगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहले आप इस x का मास मालूम करेंगे, वो x का मास जिससे कैलकुलेट होगा वही उसका जवाब होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।